इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों में संयोग तथा विरोध नामक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संयोग और विरोध की परिभाषा के साथ साथ विरोध के अलग अलग प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस विषय की शुरुआत के पहले पैरे में लिखा है कि रोगी की चिकित्सा में औषध द्रव्यों को अकेले या अनेक द्रव्यों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहते हैं। संयोग के कारण औषधियों में एक विशेष गुण का प्रादुर्भाव होता है तथा उनके कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। आचार्य चक्रपाणि ने इसे अचिंत्य शक्ति कहा है। संयोग होने पर कुछ द्रव्य शरीर के लिए हितकर होते हैं तथा कुछ अहितकर होते हैं। अहितकर संयोग को विरोध कहते हैं। विरोध तीन प्रकार का होता है। पहला मान विरोध, दूसरा गुण विरोध और तीसरा कर्म विरोध। तो अब इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। रोगी की चिकित्सा में औषधि द्रव्यों को एक द्रव्य के रूप में या फिर एक से ज्यादा द्रव्यों को मिलाकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दो या दो से ज्यादा द्रव्यों को आपस में मिलाकर औषधि के रूप में प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही संयोग कहा जाता है। द्रव्यों के संयोग के कारण औषधि में मौजूद गुणों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से उस औषधि के कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। संयोग के कारण से औषधि की इस बढ़ी हुई शक्ति को आचार्य चक्रपाणि ने अचिंत्य शक्ति का नाम दिया है। संयोग होने पर कुछ प्रकार के द्रव्य हमारे शरीर के लिए हितकर अर्थात लाभदायक होते हैं तथा कुछ द्रव्य अहितकर अर्थात हानिकारक होते हैं। इस प्रकार अहितकर अर्थात हानिकारक संयोग वाले द्रव्यों के संयोग को विरोध कहा जाता है। यह विरोध तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार मान विरोध, दूसरा प्रकार गुण विरोध और तीसरा प्रकार कर्म विरोध लिखा है। इसके बाद विरोध के प्रकार मान विरोध का हेडिंग लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि जो द्रव्य एक निश्चित मात्रा में लेकर संयोग करने पर शरीर के लिए अहितकर हो, उसे मान विरोध कहते हैं। यथा मधु व घृत का प्रयोग। यहाँ यदि मधु व घृत को समान मात्रा में लिया जाता है तो वह शरीर के लिए अहितकर होता है। यह मान विरोध है। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर किसी दो प्रकार के द्रव्यों की किसी खास प्रकार की मात्रा का संयोग करने पर अगर वह संयोग की हुई औषधि शरीर के लिए अहितकर अर्थात हानिकारक हो तो उसको मान विरोध कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मधु और घृत को एक समान मात्रा जैसे कि दोनों की मात्रा 10-10 ग्राम लेकर मिक्स करके प्रयोग की जाती है तो इसे मान विरोध कहा जाता है।
इस प्रकार से प्रयोग होने वाला घृत और शहद शरीर के लिए अहितकर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुण विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है कि द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक में विरुद्ध द्रव्यों के संयोग को गुण विरोध कहलाता है। अर्थात जिस संयोग में द्रव्यों के रस, वीर्य और विपाक के विरुद्ध होने पर भी उन्हें आपस में मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे गुण विरोध कहा जाता है। इसके बाद गुण विरोध के अंतर्गत रस विरोध का नाम लिखा है, जिसके अंतर्गत नमक व दूध का संयोग उदाहरण के लिए दिया है। नमक लवण रस युक्त और दूध मधुर रस युक्त होता है। इन दोनों में अलग अलग रस होने के कारण से यह रस विरोध कहलाता है। इसके बाद वीर्य विरोध के हेडिंग के अंतर्गत मछली और दूध का नाम लिखा है। मछली उष्ण वीर्य द्रव्य है और दूध शीत वीर्य है। तो इस प्रकार से विपरीत वीर्य होने के कारण इसे वीर्य विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक विरोध का लिखा है, जिसमें उदाहरण के लिए मूलक तथा दूध का नाम लिखा है। यहाँ पर मूलक का विपाक अम्ल और दूध का विपाक मधुर होता है। तो इस प्रकार विपरीत विपाक होने के कारण से इन द्रव्यों के विपाक के प्रयोग को विपाक विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कर्म विरोध का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि दो द्रव्यों के कर्म जब अलग अलग होते हैं तो उन्हें यदि मिला दिया जाए तो उसे कर्म विरोध कहते हैं। यथा धातुकी व दंती का संयोग। तो इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि जब दो अलग अलग प्रकार के कर्म वाले द्रव्यों को आपस में मिलाया जाता है तो इस संयोग को विपरीत कर्म होने के कारण से कर्म विरोध कहा जाता है। कर्म विरोध की उदाहरण में धातुकी और दंती नामक द्रव्यों का नाम लिखा है। इसके बाद अगले पेज पर लिखे गए पैरे में लिखा है कि द्रव्यों में विरोध में अहितकर होने का कारण यह है कि एक द्रव्य के द्वारा शरीर के दोषों व मलों का जो उत्क्लेश होता है वह दूसरे द्रव्यों के विरोधी तत्वों द्वारा दबा दिया जाता है। वह अनहित दोष मल शरीर में अनेक विकार उत्पन्न करते हैं। तो इस पैरे की व्याख्या का अर्थ ये है कि आहार के रूप में अलग अलग प्रकार के द्रव्यों अर्थात विपरीत प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होने पर वह हमारे शरीर के लिए अहितकर होते हैं। इसका कारण ये है कि जब किसी एक प्रकार के द्रव्य का सेवन किया जाता है तो वह द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद दोष धातु और मलों का उत्क्लेश करता है और इसके बाद जब इस प्रकार के द्रव्य के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन किया जाता है तो पहले से उत्क्लेशित हुए दोष धातु और मल को बाद वाला द्रव्य अपने गुणों से दबा देता है, जिसके कारण से शरीर में अनेक प्रकार के विकार अर्थात रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है।
इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत आचार्य चरक के अनुसार बताए गए 18 प्रकार के द्रव्यों के विरोध के बारे में जानेंगे। इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस विषय की व्याख्या की शुरुआत में लिखा है कि आचार्य चरक ने निम्नलिखित 18 प्रकार के द्रव्य के विरोध बताए हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग देश विरोध का लिखा है। इस देश विरोध हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, जांगल देश में रूक्ष, तीक्ष्ण आदि द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या में लिखे गए शब्द देश का अर्थ किसी खास प्रकार के क्षेत्र से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। जंगल देश ऐसा क्षेत्र है जिसमें वनस्पति आदि की ज्यादा बहुतायत होती है। ऐसे क्षेत्र में रूक्ष और तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करना विपरीत द्रव्य या देश विरोध कहलाता है, क्योंकि वनस्पतिक बहुतायत वाले अर्थात जंगली क्षेत्रों में वर्षा ऋतु ज्यादा समय तक रहती है या ऐसे क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण से ऐसे क्षेत्र वाले लोगों को स्निग्ध आहार का सेवन करने के बारे में लिखा जाता है। इसीलिए रूक्ष और तीक्ष्ण आहार उन लोगों के लिए विपरीत आहार होता है। इसके बाद अगला हेडिंग काल विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, शीतकाल में शीत, रूक्ष आदि द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शीतकाल में गर्म और भारी द्रव्यों का सेवन करने के बारे में लिखा गया है, और अगर शीतकाल में शीत और रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा तो यह काल विरोध कहलाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग अग्नि विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मंद अग्नि में गुरु द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जब शरीर में मौजूद पाचक अग्नि मंद होती है तो उस समय अगर गुरु द्रव्य अर्थात भारी भोजन किया जाए तो इस प्रकार की क्रिया को अग्नि विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विरोध के चौथे प्रकार मात्रा विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मधु व घृत का सम मात्रा में प्रयोग। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी दो या दो से अधिक प्रकार के द्रव्यों के सेवन करने में उनकी मात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी कारण से कुछ द्रव्य समान मात्रा में लेने पर हमारे शरीर के विपरीत कार्य करते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं, और कुछ द्रव्य असमान मात्रा में लेने पर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी की उदाहरण में मधु और घृत का नाम लिखा है। अगर मधु और घृत को एक समान मात्रा में मिलाकर किसी को भी सेवन करवाया जाता है तो यह द्रव्य उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट सातवें विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, उष्ण सातवें के लिए शीत का प्रयोग। अर्थात जिस व्यक्ति को उष्ण द्रव्यों का सेवन अनुकूल होता है उस व्यक्ति को शीत द्रव्यों का सेवन करवाना हानिकारक होता है। इसके बाद 6वां पॉइंट दोष विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, वात विकारों में रूक्ष, शीत आदि द्रव्यों का प्रयोग।
इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को अगर वात विकार से संबंधित रोग है तो उसे वात बढ़ाने वाले ही अगर द्रव्यों का सेवन करवाया जाए, जैसे कि रूक्ष शीत आदि गुण वाले द्रव्यों का सेवन करवाया जाए, तो यह उस व्यक्ति के लिए दोष विरोध कहा जाएगा। इसके बाद 7वां पॉइंट संस्कार विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि एरंड की लकड़ी में लगाकर भुना हुआ मोर का मांस। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर कोई विधि विधान या परंपरा के विरुद्ध अगर कोई कार्य या द्रव्यों का संयोग होता है तो उसे संस्कार विरोध कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एरंड की लकड़ी में अगर मोर के मांस को भूना जाए तो यह संस्कार विरोध कहा जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट वीर्य विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शीत वीर्य द्रव्य के साथ उष्ण वीर्य द्रव्य का प्रयोग यथा दूध व मछली का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर हम दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य जिनका वीर्य एक दूसरे के विपरीत है का सेवन करते हैं या उनका प्रयोग किसी रोगी को करवाते हैं तो यह वीर्य विरोध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए दूध और मछली का प्रयोग, जिसमें दूध शीत वीर्य होता है और मछली गर्म वीर्य अर्थात उष्ण वीर्य वाली होती है, इन दोनों का एक साथ प्रयोग करना वीर्य विरोध कहलाता है। इसके बाद 9वां पॉइंट कोष्ठ विरोध का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है क्रूर कोष्ठ के लिए अति अल्प मंद वीर्य अभेदन द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति की पाचक अग्नि अर्थात कोष्ठ ज्यादा तीव्र अग्नि युक्त है और उसे अगर गुरु आहार ना देकर अर्थात भारी आहार ना देकर हल्का अर्थात अल्प आहार दिया जाएगा तो यह उस व्यक्ति के लिए कोष्ठ विरोध होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट अवस्था विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है श्रांत पुरुष के लिए वातकर तथा तंद्रा युक्त पुरुष के लिए कफकर द्रव्य का प्रयोग। श्रांत पुरुष अर्थात थके हुए व्यक्ति के लिए वातकर अर्थात वात को बढ़ाने वाला आहार तथा तंद्रा युक्त पुरुष अर्थात हल्की नींद युक्त व्यक्ति के लिए कफ कर द्रव्य का प्रयोग अर्थात कफ को बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए अवस्था विरोध कहलाता है, क्योंकि श्रांत पुरुष अर्थात थके हुए व्यक्ति में पहले से ही वात की वृद्धि हो चुकी होती है और इसके बाद अगर उस व्यक्ति को वात बढ़ाने वाला ही आहार दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार से तंद्रा युक्त अर्थात निद्रा की अवस्था वाले व्यक्ति में कफ की वृद्धि पहले से हुई होती है। अगर उस व्यक्ति को कफ बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाए तो उस व्यक्ति के लिए अहितकर अर्थात नुकसानदायक होता है। इसके बाद 11वां पॉइंट कर्म विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है बिना शौच व भूख के भोजन करना। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि बिना भूख के भोजन कर लेना उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग परिहार विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वारहा मास
अर्थात सूअर का मांस खाकर उष्ण जल का सेवन करना। तो इस व्याख्या के अनुसार सूअर के मांस के सेवन के बाद गर्म जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गर्म जल का सेवन किया जाएगा तो यह परिहार विरोध के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्निग्ध आहार के बाद जल का सेवन निषेध है। इसके बाद 13वां पॉइंट उपचार विरोध का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है घृत आदि का पान कर शीत का सेवन करना। तो इसका अर्थ ये है कि स्निग्ध आहार का सेवन करने के बाद किसी भी प्रकार के शीत अर्थात ठंडे द्रव्य का सेवन नहीं किया जाता। अगर स्निग्ध द्रव्य के बाद ठंडे द्रव्य का सेवन किया जाए तो यह उपचार विरोध कहलाता है। इसके बाद 14वें नंबर का हेडिंग पाक विरोध लिखा है, जिसमें लिखा है अपक्व, दग्ध व अति पक्व चावल का प्रयोग। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी प्रकार का द्रव्य अच्छे प्रकार से ना पका हुआ हो या बहुत ज़्यादा पका लिया हो या अग्नि पर उसे बहुत ज़्यादा बना लिया हो तो ऐसा द्रव्य शरीर के लिए पाक विरोध होता है। ऐसे द्रव्यों को हमारे शरीर में मौजूद पाचक अग्नि सही प्रकार से पचा नहीं पाती है। इसके बाद 15वां पॉइंट संयोग विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है दूध के साथ अम्ल पदार्थ का सेवन। इसका अर्थ ये है कि अगर हम दूध के अंदर किसी भी प्रकार के अम्ल द्रव्य को मिश्रित करते हैं तो यह अम्ल द्रव्य दूध को खराब कर देता है। इसी कारण से इसे संयोग विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग द्रव्य विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है अरुचिकर द्रव्य का सेवन मन को अच्छा नहीं लगता। अर्थात ऐसे द्रव्य जिनका प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति को रुचिकर नहीं लगता है, उन द्रव्यों को द्रव्य विरोध कहा जाता है। इसके बाद 17वां पॉइंट संपत विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है नीरस विकृत रस का सेवन करना। जिसका अर्थ ये है कि नीरस द्रव्य अर्थात ऐसे द्रव्य जो कि रसहीन हो और जिन द्रव्यों का रस उनके स्वाभाविक रस से भिन्न हो का प्रयोग करना संपत विरोध कहलाता है। इसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट विधि विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है एकांत स्थान में भोजन ना करना। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य या भोजन को सेवन करने की खास प्रकार की विधि होती है। अगर उस द्रव्य या भोजन को सेवन करने के लिए उस विधि का प्रयोग नहीं होता तो यह विधि विरोध कहलाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों में योग की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर बनने वाले औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस विषय की शुरुआत में सबसे पहले पैरे में लिखा है कि विभिन्न द्रव्यों के संयोग से अनेक योग बनते हैं, जिनका नामकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। मुख्यतः द्रव्य के नाम पर उस औषध का नाम रखा जाता है।
यथा हिंगवष्टक चूर्ण, चित्रक आदि वटी, सीतोपलादि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण आदि। तो यहाँ तक की व्याख्या का अर्थ ये है कि अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के मिश्रण से अनेक प्रकार के औषधीय योग बनते हैं। इन सभी प्रकार की औषधियों का नामकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले प्रकार में औषधि बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अलग अलग द्रव्यों में से प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले द्रव्य के नाम पर औषधि का नाम रखा जाता है, जिसके उदाहरण में हिंगवष्टक चूर्ण, चित्रक आदि वटी, सीतोपलादि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण का नाम लिखा गया है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध योगों का नाम निर्माणकर्ता या आविष्कारकर्ता के नाम पर रखा गया है, यथा अगस्त हरितकी। अर्थात कुछ ऐसे भी औषधीय योग हैं जिनका नामकरण उस औषधि योग को बनाने वाले या पहली बार निर्माण करने वाले के नाम पर रखा गया है, जिसकी उदाहरण में अगस्त हरितकी का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध द्रव्यों का नाम व्यक्ति विशेष पर प्रयोग के आधार पर रखा है, यथा च्यवनप्राश। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे प्रकार के औषधीय योग या द्रव्य हैं जिनका नामकरण उस द्रव्य या औषधि के पहली बार जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग हुआ था उस व्यक्ति के नाम के साथ उस औषधि को जाना जाता है, जिसके उदाहरण में च्यवनप्राश का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध योगों के नाम व्याधि शामक प्रभाव के आधार पर रखा गया है, यथा विषम ज्वर आंतक लोह, अमल पित्तांतक चूर्ण आदि। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसी प्रकार की औषधियां हैं जिनका प्रयोग किसी खास प्रकार की व्याधि में किया जाता है। उसी खास प्रकार की व्याधि के नाम पर ही इन औषधियों का नामकरण किया जाता है। इनकी उदाहरण में विषम ज्वर आंतक लोह और अमल पित्तांतक चूर्ण का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ द्रव्यों का नाम सदृश्यता के आधार पर रखा गया है, यथा रस परपटी। अर्थात इस प्रकार में एक समान गुण वाली औषधियों को रखा जाता है। इसके बाद आगे लिखा है कुछ औषध योगों का नाम देवताओं के नाम के आधार पर रखा गया है, यथा नारायण चूर्ण, नारायण तेल, शिवा गुटिका, शिवा मोदक आदि। इस व्याख्या के अनुसार कुछ ऐसे भी औषधीय द्रव्य हैं जिनका नामकरण देवताओं के नाम के आधार पर रखा गया है। इनकी उदाहरण के रूप में नारायण चूर्ण, नारायण तेल, शिवा गुटिका और शिवा मोदक का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि औषध योग बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि ये कर्म विरुद्ध ना होकर एक मुख्य द्रव्य के गुण को बढ़ाए या उसे सहायता करे तथा उसके विरोधी गुण को नष्ट करें, तथा अनुपान भी औषध द्रव्य के गुण को बढ़ाता है। यथा वासावले में वासा मुख्य द्रव्य है तथा पिपली सहायक द्रव्य है। घृत डालने से वह वासा की रूक्षता का शमन करता है, जिससे शरीर में वात की वृद्धि नहीं हो पाती, तथा शहद का प्रयोग करने से औषध के प्रयोग से उत्पन्न कफ को अभिभूत करता है। तो अब इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के औषधि योग को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है।
जिसमें पहली बात ये है कि जिन द्रव्यों से मिलकर औषधि बनानी है, उन सभी द्रव्यों के कर्म एक दूसरे के साथ एक समान होने चाहिए। किसी का भी कर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। औषधि में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के घटक द्रव्य मुख्य रूप में प्रयोग होने वाले द्रव्य के गुण को बढ़ाने वाले होने चाहिए या फिर उस मुख्य द्रव्य की सहायता करने वाले होने चाहिए, और साथ में उस औषधि के विपरीत गुणों को नष्ट करने वाले होने चाहिए। उस औषधि के साथ ऐसे अनुपान का प्रयोग हो जो उस औषधि के गुणों को बढ़ाए। उदाहरण के रूप में वासा अवलेह में वासा प्रमुख द्रव्य है तथा पिप्पली सहायक द्रव्य के रूप में प्रयोग होता है। जब इस वासा अवलेह औषधि में घृत अर्थात घी को डाला जाता है तो यह घृत औषधि की रूक्षता को दूर कर देता है, जिससे शरीर में वात की वृद्धि रुक जाती है, और साथ में शहद का प्रयोग करने से कफ का शमन होता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों की मात्रा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आचार्य चरक के द्वारा बताए गए सभी प्रकार के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस विषय की व्याख्या में सबसे पहले पैरे में लिखा है, चिकित्सा में द्रव्यों की औषध मात्रा का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः हम शास्त्रोक्त औषध मात्रा का प्रयोग हर व्याधि में करते हैं, परंतु कभी-कभी युक्ति का प्रयोग करके औषध मात्रा का निर्धारण करना पड़ता है। कुछ व्याधियों में औषध का प्रयोग बार बार व कम मात्रा में किया जाता है। बलवान व्यक्ति के लिए अधिक तथा दुर्बल के लिए कम औषधि मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए अधिक तथा मृदु कोष्ठ के लिए कम मात्रा दी जाती है। बाल्य अवस्था व वृद्ध अवस्था में औषध मात्रा कम तथा युवा अवस्था में औषध मात्रा अधिक दी जाती है। यदि इनका प्रयोग विरुद्ध व अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। आचार्य चरक ने औषध मात्रा निर्धारण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। तो पहले इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सक के द्वारा द्रव्यों की औषध की मात्रा का निर्धारण करना किसी भी रोगी के प्रयोग के लिए बहुत ही कठिन होता है। सामान्य रूप में शास्त्रों में बताई गई औषधि की मात्रा का प्रयोग हर प्रकार की व्याधि में चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, परंतु कभी-कभी चिकित्सक अपनी बुद्धि के द्वारा रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार भी औषधि की मात्रा का निर्धारण करता है। कुछ प्रकार की व्याधियों में औषधि का प्रयोग बार बार और कम मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा बलवान व्यक्ति या रोगी को अधिक मात्रा में औषधि दी जाती है, जबकि दुर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा कम निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार क्रूर कोष्ठ अर्थात तेज पाचक अग्नि वाले व्यक्तियों के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा और मृदु कोष्ठ
अर्थात कमजोर पाचक अग्नि वाले व्यक्तियों के लिए औषधि की मात्रा कम होती है। बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में औषधि की मात्रा कम होती है और इसके विपरीत युवा अवस्था में औषधि की मात्रा ज्यादा निर्धारित की जाती है। अगर उपरोक्त लिखी गई बातों का ध्यान ना रखा जाए और विपरीत अवस्था में औषधि की मात्रा किसी भी रोगी या व्यक्ति को दी जाए तो इससे उस व्यक्ति के शरीर पर बुरा प्रभाव या नुकसानदायक असर होता है। तो इसीलिए आचार्य चरक ने औषधि की मात्रा को निर्धारण करने के लिए इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का वर्णन किया है, जिसमें पहला पॉइंट या हेडिंग व्यय के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शास्त्र में औषध मात्रा का उल्लेख मध्यम बल वाले व्यक्तियों के लिए किया गया है। बाल्य अवस्था एवं वृद्ध अवस्था में उससे कम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शास्त्रों में बताई गई औषधि मात्रा का प्रयोग मध्यम बल वाले व्यक्तियों या रोगियों के लिए किया जाता है, जिसे हम शास्त्र में लिखी गई सामान्य मात्रा कहते हैं। बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति या रोगियों के लिए यह औषधि की मात्रा सामान्य मात्रा से कम होती है, जिसका वर्णन आचार्य शार्ंगधर ने अगले निम्नलिखित पॉइंट्स में किया है, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि 1 मास के बालक अर्थात 1 महीने के बच्चे को 125 मिलीग्राम औषधि देनी चाहिए। अर्थात 1 महीने के बच्चे के लिए 125 मिलीग्राम औषधि देने के बारे में आचार्य शार्ंगधर ने अपने शास्त्र में लिखा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक 125 मिलीग्राम बढ़ानी चाहिए। अर्थात 1 महीने के बच्चे की उम्र के बाद उस बच्चे की औषधीय मात्रा सामान्य रूप में हर महीने 125 मिलीग्राम बढ़ाते रहना चाहिए। यह औषधीय मात्रा में हर महीने होने वाली वृद्धि बच्चे की उम्र 1 वर्ष तक होने तक करनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है, इस प्रकार 1 वर्ष के शिशु के लिए औषध मात्रा 1.5 ग्राम हुई। इस लाइन का अर्थ ये है कि 1 वर्ष के शिशु के लिए औषधि की सामान्य मात्रा 1.5 ग्राम निश्चित की गई है। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिखा है, तत्पश्चात प्रति वर्ष 1-1 ग्राम 16 वर्ष तक बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार 16 वर्ष के मनुष्य की औषध मात्रा 16 ग्राम हुई। इस लाइन का अर्थ ये है कि 1 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति वर्ष 1-1 ग्राम औषधि की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ानी चाहिए। यह औषधि की मात्रा प्रति वर्ष 16 वर्ष की आयु पूरी होने तक बढ़ाई जाती है, जिसके बाद 16 वर्ष के मनुष्य की औषधि मात्रा 16 ग्राम हो जाती है। इसके बाद 5वें पॉइंट में लिखा है, यही मात्रा योग्य मात्रा या मध्यम आयु के पुरुष के लिए होती है। तो इस प्रकार 16 ग्राम औषधि की मात्रा 16 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 70 साल तक की आयु वाले व्यक्ति या रोगी के लिए सामान्य मात्रा होती है। इसके बाद छठे पॉइंट में लिखा है कि तत्पश्चात 70 वर्ष के
प्रति वर्ष 1-1 ग्राम घटाना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति की आयु 70 वर्ष पूर्ण हो जाए तब औषधि की सामान्य मात्रा प्रति वर्ष के आधार पर 1-1 ग्राम घटानी चाहिए। इसके बाद अंत में लिखा है उपर्युक्त औषध मात्रा वयस्कों में कल्क व चूर्ण की है। क्वाथ की मात्रा इससे चौगुनी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उपरोक्त पॉइंट्स में बताई गई सामान्य औषधि की मात्रा कलक और चूर्ण के अनुसार है, जबकि क्वाथ की मात्रा इस मात्रा से 4 गुना निश्चित की गई है। इसके बाद दूसरा हेडिंग बल के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है बलवान व्यक्ति के लिए औषध मात्रा अधिक तथा दुर्बल व्यक्ति के लिए कम होनी चाहिए। अर्थात बलवान व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति को कम मात्रा में औषधि देने से वह औषधि सही प्रकार से या सही मात्रा में असर नहीं दिखा पाती। उस व्यक्ति का रोग जल्दी से ठीक नहीं हो पाता तथा दुर्बल व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर दुर्बल व्यक्ति को औषधि की मात्रा ज्यादा दी जाएगी तो वह औषधि उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिंग के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अनुसार लिखा है पुरुषों में औषध मात्रा अधिक तथा स्त्रियों में औषध मात्रा कम होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में बलवान होते हैं, जिसके कारण से पुरुषों में औषधि की मात्रा ज्यादा होती है और स्त्रियों में औषधि की मात्रा कम होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट अग्नि के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि तीव्र जठराग्नि वाले पुरुष के लिए औषध मात्रा ज्यादा तथा मंद अग्नि वाले पुरुष के लिए अल्प मात्रा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति की पेट की पाचक अग्नि तेज है, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जिस व्यक्ति के पेट की पाचक अग्नि मंद या धीमी होती है, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा भी कम दी जाती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट दोषों के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है प्रकोपित दोषों के लिए औषध मात्रा अधिक तथा अल्प प्रकोपित दोषों के लिए औषध मात्रा कम होनी चाहिए। अर्थात जिस रोगी में दोष ज्यादा मात्रा में प्रकोपित हो, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जिस रोगी या व्यक्ति में दोष अल्प मात्रा में प्रकोपित हो, उस व्यक्ति या रोगी के लिए औषधि की मात्रा भी कम निश्चित की गई होती है। इसके बाद छठा हेडिंग व्याधि के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि व्याधि के अनुसार औषध मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। यथा तीव्र व्याधियों में अधिक मात्रा तथा सामान्य व्याधि में अल्प मात्रा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि औषधि की मात्रा व्याधि की तीव्रता या अल्पता के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। अगर व्याधि तीव्र है तो औषधि की मात्रा ज्यादा दी जाती है और अगर व्याधि अल्प है तो औषधि की मात्रा कम दी जाती है। इसके बाद सातवें पॉइंट कोष्ठ के अनुसार मात्रा में लिखा है क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों में
औषध मात्रा अधिक, मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम प्रमाण में तथा मृदु कोष्ठ को अल्प प्रमाण में औषध देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति की पाचक अग्नि बहुत तेज है तो उसके लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जिसकी पाचक अग्नि मध्यम है उसके लिए औषधि की मात्रा भी मध्यम प्रमाण में होनी चाहिए, और जिसकी पाचक अग्नि बहुत धीमी है उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। इसके बाद 8वें हेडिंग वीर्य के अनुसार मात्रा में लिखा है, तीक्ष्ण वीर्य वाले द्रव्य की मात्रा कम तथा मृदु वीर्य वाले द्रव्य की अधिक मात्रा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर औषधि में प्रयोग होने वाले द्रव्य तीक्ष्ण वीर्य वाले हैं तो ऐसी औषधि की मात्रा रोगी को कम देनी चाहिए, तथा अगर उसी औषधि में प्रयोग हुए द्रव्य मृदु वीर्य वाले हैं तो उस औषधि की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए। इसके बाद 9वां हेडिंग प्राकृतिक असहिष्णुता के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है, कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही उस द्रव्य के प्रति असहिष्णु होते हैं। यदि उन्हें उसकी अल्प मात्रा भी दी जाती है तो वह उसके लिए अहितकर होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वह द्रव्य बहुत कम मात्रा में प्रयोग किए गए हों। इसलिए ऐसे द्रव्यों को उस खास व्यक्ति के लिए असहिष्णु द्रव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद 10वां पॉइंट अभ्यास के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि कुछ व्यक्तियों को कुछ औषधियां निरंतर सेवन से अभ्यास में आ जाती हैं। यदि उनका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो वह कार्यकारी नहीं होती हैं, अतः उनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे द्रव्य या औषधियां होती हैं जिनका प्रयोग वह व्यक्ति या रोगी पहले से ही निरंतर या सामान्य रूप से करता है। इस कारण से वह द्रव्य या औषधि उस व्यक्ति के लिए अभ्यास में आ जाती है या उसके लिए यह द्रव्य या औषधि सात्म्य हो जाती है, अर्थात आहार के रूप में शरीर में लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे द्रव्य या औषधि का उस व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में प्रयोग करवाया जाता है। इसके बाद 11वां हेडिंग शोषण एवं उत्सर्ग के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है, कुछ द्रव्य का शोषण शीघ्र तथा उत्सर्जन देर से होता है तथा उसकी क्रिया अधिक होती है, अतः उनकी मात्रा कम देनी चाहिए। यथा मुख मार्ग से दी गई औषध की मात्रा अधिक तथा सूची वेद से दी गई औषधि की मात्रा कम रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिस औषधि को मुख मार्ग से सेवन करवाया जाना है उस औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तथा जिस औषधि का प्रयोग इंजेक्शन के द्वारा व्यक्ति के ऊपर होता है उस औषधि को कम मात्रा में देना चाहिए। इसके बाद 12वां हेडिंग मानसिक स्थिति के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यदि रोगी की मानसिक स्थिति ठीक है, वह चिकित्सक पर विश्वास करता है, चिकित्सा क्रम का अक्षरश पालन करता है, तो औषधि की कम मात्रा भी लाभदायक सिद्ध होती है। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर रोगी को चिकित्सक के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा
और चिकित्सक के द्वारा दी जाने वाली औषधि के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो वह औषधि या चिकित्सा कार्य उस रोगी के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। इसके बाद 13वां हेडिंग देश के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शीत प्रदेशों में उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक तथा उष्ण प्रदेशों में शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार देश अर्थात क्षेत्र के जलवायु के अनुसार आहार या फिर औषधि का निर्धारण किया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में उष्ण द्रव्यों का और गर्म प्रदेशों में ठंडे द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग काल के अनुसार औषध मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि शीतकाल में उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक तथा उष्ण काल में शीत वीर्य द्रव्यों को प्रयोग अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार शीतकाल अर्थात शीत ऋतु में उष्ण वीर्य द्रव्य अर्थात गर्म द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए और इसी प्रकार उष्ण काल अर्थात गर्मियों में शीत वीर्य द्रव्य अर्थात ठंडे द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कल्पनाओं के अनुसार औषध मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि रोगी व रोग के अनुसार औषध द्रव्यों का प्रयोग विभिन्न कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। यथा चूर्ण की अपेक्षा रस औषधियों की मात्रा कम होती है। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर औषधि सामान्य चूर्ण है तो उस औषधि चूर्ण की मात्रा ज्यादा होती है। अगर वही औषधि रस आदि औषधियों से मिलकर बनी है तो उस औषधि की मात्रा उस रोगी को कम मात्रा में दी जाती है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।